नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात गुरदत्त साहब की होगी। बात उस तारीख की होगी जिस दिन गुरदत्त की मौत हुई। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको गुरदत्त के निधन का किस्सा सुनाएंगे। तारीख 10 अक्टूबर और साल 1964। ये वो तारीख है जिस दिन गुरदत्त ने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन इस तारीख को सही मायने में सही तरीके से इस तारीख के रहस्य को समझना है तो आपको एक बरस पीछे चलना होगा। बर्लिन, साल 1963। फिल्म साहिब बीवी और गुलाम 13वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, भारत की ओर से जो भेजी गई थी। 26 जून 1963 को इसके प्रमुख अभिनेता यानी कि गुरदत्त और वहीदा रहमान फिल्म के डायरेक्टर अबरार अलवी के साथ समारोह में शामिल हुए। अगले दिन फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, लेकिन फिल्म कोई हलचल पैदा नहीं कर पाई क्योंकि फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय दर्शक मेलोड्रामा और एकदम भारतीय विषय से खुद को जोड़ नहीं पाए। और ये तब हुआ जबकि फिल्म को इस समारोह के लिए खास तौर पर छोटा भी किया गया था। थिएटर में बमुश्किल 25 लोग रहे होंगे और उनकी भी इस फिल्म में कोई खास दिलचस्पी बनी नहीं रह पाई। फिल्म एकदम खारिज कर दी गई। गुरदत्त खुद अपनी ही फिल्म की स्क्रीनिंग छोड़कर बाहर निकल गए थे। इसी यात्रा पर गुरदत्त की शिष्या और उनकी बनाई ज़्यादातर फिल्मों में प्रमुख भूमिका निभाने वाली वहीदा रहमान ने अंतिम रूप से, लेकिन बहुत ही शिष्टाचार वाले तरीके से गुरदत्त के साथ अपने संबंधों की समाप्ति की बात कही थी। हाँ, आखिरी बार मैं उनसे बर्लिन में ही मिली थी। वहीदा रहमान ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। बाद में साहिब बीवी और गुलाम की आखिरी शूटिंग समाप्त होते होते चीज़ें स्पष्ट होने लगी थीं। गुरदत्त की छोटी बहन और मशहूर पेंटर कलाकार ललिता लाजमी उन दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताती हैं कि वहीदा और गुरदत्त तकरीबन अलग हो चुके थे। पहले वो हम दोनों को कभी कभी रात के खाने के लिए बुलाती थीं और मेरे भाई को पता था कि उनकी मुझसे दोस्ती है। मैंने सुना है कि बाद में गुरदत्त फूलों का गुलदस्ता लेकर उनके घर गए थे, लेकिन किसी ने उनके लिए दरवाज़ा ही नहीं खोला था। शायद इस घटना के बाद मैं उनसे मिलने गई थी और तब पहली बार भाई ने मुझसे कहा था कि अब उसके साथ संपर्क मत रखना। ये बातें गुरदत्त की बहन ललिता लाजमी ने एक इंटरव्यू के दौरान कही और वहीदा रहमान के बारे में वो बात कर रही थी। अगले ही दिन गुरदत्त बर्लिन से रवाना हो गए और मशहूर फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा एक इंटरव्यू में उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि वो आदमी गुरदत्त बर्लिन से बंबई तक के सफ़र में एक कोने की सीट पर बैठा पूरे समय शराब पी रहा था। वहीदा ने उनके बारे में जो कुछ कहा था वो हमें पता था कि उसने स्पष्ट रूप से अपना मन बना लिया है और अब बात खत्म है। गुरदत्त स्पष्ट रूप से मानसिक और शारीरिक बर्बादी की ओर बढ़ रहे थे। मुझे पूरा एहसास था कि ये अंत की शुरुआत है। ये बात B.R. चोपड़ा ने कही थी। गुरदत्त ने नींद की सारी गोलियां ख़त्म कर ली थीं और जो वो अपने साथ लेकर बर्लिन गए थे। वो अगले 4 रातों तक नहीं सोए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। साहिब बीवी और गुलाम के लेखक और निसंदेह बंगाल के साहित्य जगत के दिग्गज बिमल मित्रा ने याद करते हुए बताया था बाद के दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान, चूँकि उन्हीं की किताब पर, उन्हीं के उपन्यास पर ही फिल्म बनी थी। साल 1963। बंबई में अपनी पत्नी और भारतीय फिल्मी गीतों में एक नई स्वाभाविकता लाने के लिए प्लेबैक सिंगिंग की परंपराओं को तोड़ने वाली बेहतरीन गायिका गीता दत्त ने अपनी सारी परेशानियों के लिए अपने बंगले को दोष देना शुरू कर दिया था। उनकी कहानी केवल 1 दशक पुरानी थी, लेकिन काफ़ी जानी मानी थी। स्टार सिंगर और स्ट्रगलिंग फिल्म निर्माता को मायानगरी में एक दूसरे से प्यार हुआ था। कहीं अंतर्मन में उनका मानना था कि पाली हिल के बेहद पॉश इलाके के इस बंगले में शिफ्ट होने के बाद से ही उनके रिश्ते में एक न पाटी जा सकने वाली दरार पैदा हो गई थी।
गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता दत्त के बीच। गुरुदत्त और गीता की शुरुआती मुलाकातों से लेकर अंत तक रिश्ते की गवाह रहीं गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी बताती हैं कि उनका मानना था कि बंगला भुतहा है। ये गीता दत्त अक्सर कहा करती थी। घर में एक खास तरह का पेड़ था और वो कहती थी कि उस पेड़ पर भूत रहता है जो अपशगुनी है और उनकी शादी को बर्बाद कर रहा है। उनके विशाल ड्राइंग रूम में बुद्ध की एक मूर्ति भी थी और उससे भी उन्हें कुछ आपत्ति थी। ललिता के अनुसार गीता ने ही वो बंगला छोड़ देने का सुझाव भी बाद के दिनों में दिया था। यह ख्याल गुरुदत्त के लिए दिल तोड़ देने वाला था। ये उनके सपनों का घर था और बड़ी ही उम्मीद के साथ, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से गुरुदत्त ने इस बंगले को बनाया था। ये वो घर नहीं बन पाया जिसकी उन्हें चाहत थी। गुरुदत्त ने इसी मकान में 2 बार खुद को मारने की कोशिश की थी और दोनों ही बार वो बाल बाल बचे थे। एक बार आत्महत्या के प्रयास से बचने के बाद एक करीबी मित्र ने गुरुदत्त से पूछा था कि तुमने यार ऐसा क्यों किया था? तुम्हारे पास नाम है, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास जनता का प्यार है, तुम्हारे पास वो सब है जिसके लिए ज़्यादातर लोग तरसते हैं। तुम जिंदगी से इतने असंतुष्ट क्यों हो? गुरुदत्त ने इसका जवाब दिया था, मैं जिंदगी से असंतुष्ट नहीं हूं, मैं अपने आप से असंतुष्ट हूं। ये सच है, मेरे पास वो सब है जिसके लिए लोग तरसते हैं, फिर भी मेरे पास वो नहीं है जो ज़्यादातर लोगों के पास है। एक कोना ऐसा हो जहां पूरे दिन के काम के बाद इंसान सब कुछ भूलकर शांति के साथ बैठ सके। अगर मुझे वो मिल जाता तो जिंदगी जीने लायक होती। गुरुदत्त ने खुदकुशी के प्रयास के बाद एक सवाल के जवाब में अपने दोस्त से कहा, जिस मकान से सिनेमाई इतिहास की इतनी सारी महान कहानियों का जन्म हुआ था, वहां अब गुरुदत्त को केवल अनिद्रा ही मिलती थी, नींद नहीं आती थी। इसलिए बंबई के प्रमुख रियल एस्टेट में सबसे खूबसूरत बंगलों में से एक में रहने के बावजूद गुरुदत्त हर सुबह घर से निकल जाते थे और नींद से भरी आंखों के साथ अपने स्टूडियो पहुंच जाते थे। गुरुदत्त को नींद न आने की बीमारी हो गई थी। स्टूडियो में उस समय खुला नहीं होता था स्टूडियो और चारों ओर सन्नाटा छाया होता था। गुरुदत्त का भरोसेमंद सहायक रतन छोटे से कमरे का ताला खोल देता था और ये एक 7 फुट लंबा 7 फुट चौड़ा कमरा था जिसमें बस एक छोटा सा बिस्तर होता था। यहीं पर गुरुदत्त चुपचाप लेट जाते थे और यहीं उन्हें फिर धीरे धीरे नींद आ जाती थी। मैं हमेशा अपने मकान में खुश रहना चाहता था। मेरा मकान पाली हिल की सभी इमारतों में सबसे ज़्यादा सुंदर है। उस मकान में बैठकर लगता ही नहीं कि आप बंबई में हैं। वो बगीचा, वो माहौल और कहाँ मिलेगा मुझे। इसके बावजूद मैं उसमें ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाता। एक बातचीत के दौरान अपने दोस्त से एक मुलाकात के दौरान ये बातें गुरुदत्त ने कही थी। अपने शानदार और आलीशान बंगले से दूर उन्हें इस छोटे से कमरे में शांति भी मिलती थी और नींद भी आती थी। और फिर बर्लिन से लौटने के 10 दिन के बाद ही अपने जन्मदिन की सुबह उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाया और उनसे उनके पाली हिल बंगले को गिरा देने को कह दिया। वो बंगला जिसे इतनी मोहब्बत से खुद गुरुदत्त ने बनवाया था। मुझे याद है कि उस दिन उनका जन्मदिन था और वो उस मकान से प्यार करते थे और जब उसे गिराया गया तो उनका दिल टूट गया। ललिता लाजमी, गुरुदत्त की बहन, एक इंटरव्यू के दौरान याद करते हुए बताती हैं, अगली बार जब लेखक बिमल मित्रा बंबई आए, जिनके उपन्यास साहिब बीवी गुलाम पर फिल्म बनी थी, तो उन्हें एक नए फ्लैट में ले जाया गया जिसमें गुरुदत्त किराए पर रह रहे थे। वो हैरान हुए और उन्होंने गुरुदत्त से पूछा कि उस बंगले का क्या हुआ। गुरुदत्त ने कोई जवाब नहीं दिया। बिमल मित्रा ने एक इंटरव्यू में याद करते हुए बताया कि कार में मैंने उनसे पूछा था कि तुमने उस घर को आखिर तोड़वा क्यों दिया। इस सीधे सवाल पर गुरुदत्त चौंक गए थे और उन्होंने कहा था कि क्या आप वहां जाना चाहेंगे उस घर को देखने। बिमल मित्रा ने कहा, चलो चलते हैं। गुरुदत्त ने कार घुमा दी। हम पाली हिल की खड़ी ढलान से नीचे उतर रहे थे और हम वापस उनके बंगले की ओर चल दिए और कई मोड़ों से होती हुई हमारी कार उनके बंगले तक पहुंची, पाली हिल के उसी बंगला नंबर 48 पर। हालांकि अब सब कुछ अलग दिख रहा था।
प्रॉपर्टी के सामने गुरुदत्त का पुराना दरबान लाला खड़ा था। बिमल मित्रा दंग रह गए थे। पटकथा लेखन के लिए अपनी कई यात्राओं के दौरान वो इसी राजसी बंगले में अतिथि के रूप में बंबई में ठहरते थे। वो अब जमींदोज किया जा चुका था। जिस कमरे में गुरुदत्त सोते थे उसकी जगह अब सिर्फ मलबा था। बेहतरीन बाथरूम के स्थान पर टूटा हुआ इटालियन नीला संगमरमर पड़ा था। उन्हें केवल बिखरी हुई लकड़ियां, प्लास्टर के टुकड़े और एक सपने के भी टूटे हुए टुकड़े नजर आ रहे थे। उन्होंने गुरुदत्त की ओर देखा जो चुपचाप अपनी सोच में डूबे शून्य में ताक रहे थे। विमल मित्र कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दोनों चुपचाप वापस कार की ओर चले आए और तब विमल मित्रा ने उनसे पूछा, लेकिन बंगले को गिराने की असली वजह क्या है? वो बंगला? गीता की वजह से, गुरुदत्त ने धीमी आवाज में कहा। इसका क्या मतलब है? विमल मित्रा ने पूछा। गुरुदत्त ने सिगरेट का कश लेते हुए धीरे से समझाया, घर न होने की तकलीफ से घर होने की तकलीफ और भयंकर होती है विमल। ये उनके फिल्म साहिब बीवी और गुलाम के उस सीन की तीखी याद की तरह लगता है जिसमें एक मध्यम आयु वर्ग के एक वास्तुकार की भूमिका निभाने वाले गुरुदत्त हवेली में वापस जाते हैं और कर्मचारी से उसे गिरा देने के लिए कहते हैं। उनका जीवन और सिनेमा इसी तरह से एक दूसरे से मिलता रहता था। करीब 1 साल के बाद उन्होंने बहारें फिर भी आएंगी फिल्म के लिए आखिरी शॉट दिया था, एक रिपोर्टर की भूमिका निभाते हुए। वो अपना इस्तीफा अपने संपादक को सौंपते हैं और कहते हैं, मैं जा रहा हूं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जगह बंबई और साल 1964 आ गया। उस रात गुरुदत्त के साथ फिर से बहस होने के बाद गीता दत्त सचमुच बेचैन थी। वो गुरुदत्त को अकेला छोड़कर अपनी मां के घर चली गई थी और जो पेडर रोड पर किराए के एक अपार्टमेंट में रह रही थी। उनका अंदाज अजीब था। अगले दिन सुबह उन्होंने घर पर फोन किया और नौकर से गुरुदत्त को देखने के लिए बोला। नौकर ने उन्हें बताया कि दरवाजा अंदर से बंद है। गीता ने नौकर से दरवाजा तोड़कर देखने को कहा कि दरवाजा तोड़ो और तोड़कर देखो वो कहां है, क्या कर रहे हैं। 10 अक्टूबर साल 1964 को सुबह के 10:30 बजे थे। शनिवार का दिन था। मुझे उनकी मौत की एकदम स्पष्ट याद है। मुझे याद है कि उनका दाहिना हाथ फैला हुआ था। उनकी आंखें आधी खुली हुई थी, जैसे कि वो उठने ही वाले हों, कुछ कहने वाले हों। उनकी बहन ललिता लाजमी एक इंटरव्यू में याद करते हुए भावुक हो जाती हैं। कुर्ता पैजामा पहने हुए, पीठ के बल लेटे हुए, आंखें बंद, चेहरा दाईं ओर झुका हुआ और शांत मुद्रा में आराम से था। साइड टेबल पर गुलाबी पानी से भरा एक गिलास था। नींद की गोलियां चकनाचूर करके पानी में घोल दी गई थीं। उसके पास एक अधूरा हिंदी उपन्यास था और लाइटें जल रही थीं। यह उनकी किसी फिल्म का सोचा समझा सीन लग रहा था। उन्होंने अपने कैमरे की काव्यात्मक नजर, अपने गीतों की लय और अपनी सिनेमाई भाषा में विद्रोह के माध्यम से कई जादुई सीन बने हुए थे। यह गुरुदत्त का अंतिम सीन था। उनकी खुद की असली मौत के सीन की खास फ्रेम रचना थी। आखिरकार उनकी उदासी खत्म हो चुकी थी। उन्हें नींद नहीं आती थी, नींद न आने की बीमारी थी, लेकिन अब वो एक ऐसी नींद में सो गए थे जहां से दोबारा उन्हें कभी नहीं उठना था। जब मैं गीता से मिली तो मेरे लिए उनके पहले शब्द यही थे कि लल्ली, मुझे पता है कि आप सभी मुझे उनकी मौत के लिए दोषी ठहराएंगे। ललिता ने उस इंटरव्यू में याद करते हुए कहा। गुरुदत्त की मृत्यु 39 साल की उम्र में हुई थी। 40 के भी नहीं हुए थे और वो अपने करियर की छोटी सी अवधि में एक सम्मानित विरासत पीछे छोड़ गए थे। कम शब्दों में अपनी बात कहने वाले गुरुदत्त की प्रतिभा का लोहा दशकों बाद ही माना गया। उनकी फिल्मों की तरह उनका जीवन भी 2 हिस्सों का एक सपना ही था। यह दास्तां उस सपने के निर्माण और फिर सपने के विनाश की है। निर्माण और विनाश जो गुरुदत्त के जीवन में साथ साथ चला। यह दास्तां भी कुछ वैसी ही है, गुरुदत्त की जिंदगी की तरह। गुरुदत्त जिन्हें नींद नहीं आती थी, नींद की गोलियां लेते थे। वहीदा रहमान ने कह दिया था, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ये संबंध
अब चल नहीं पाएगा। गीता दत्त जो पत्नी थी उनसे बराबर झगड़ा होता था। बहन ललिता लाजमी सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए और आखिर में अपने भाई को मौत की नींद में सोते हुए देख गईं। इंटरव्यू के दौरान ये सब कुछ बताते हुए ललिता रो पड़ती हैं। सालों बाद एक इंटरव्यू दिया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।